नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। असम और मेघालय ने आपसी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा की मजदूरी दरों में संशोधन किया गया। खेलो इंडिया स्कीम के तहत ग्रामीण और स्वदेशी आदिवासी खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑलिव रिडले कछुए मास नेस्टिंग के लिए ओडिशा तट पर पहुंचने लगे हैं। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरेना के मुताबिक वैश्विक ऊर्जा और जलवायु संकट से निपटने के लिए एनर्जी ट्रांजिशन बेहद जरूरी है। एपीडा ने जैविक उत्पादों पर यूरोपीय संघ के संशोधित विनियमों को लेकर भारतीय निर्यातकों के लिए एक वेबिनार आयोजित किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। असम और मेघालय ने आपसी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया। हाल ही में असम और मेघालय ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत दोनों राज्यों ने अपने 5 दशक पुराने अंतर्राज्यीय सीमा विवाद से संबंधित अधिकतर विवादों को सुलझा लिया है। इस समझौते के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो असम और मेघालय के बीच 12 क्षेत्रों को लेकर विवाद मौजूद था। इस समझौते के तहत 12 में से 6 क्षेत्रों से संबंधित विवादों को सुलझा लिया गया है। इस तरह से अब दोनों राज्यों के बीच लगभग 70% सीमा विवाद मुक्त हो गई है। असम और मेघालय की साझा सीमा 885 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद अब भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा इन क्षेत्रों का नक्शा तैयार करने और सीमांकन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जाएगा। इस सर्वेक्षण के नतीजों को मंजूरी के लिए संसद के पटल पर रखा जाएगा। वर्ष 2021 में दोनों राज्यों ने आपसी सीमा विवाद को हल करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए गिव एंड टेक की नीति अपनाई थी। इसके लिए आपस में सहमत 5 सिद्धांतों पर आधारित 3 क्षेत्रीय समितियों का गठन किया गया। ये 5 सिद्धांत हैं: ऐतिहासिक वास्तविकता, स्थानीय आबादी की निर्जातीयता, सीमा के साथ नजदीकी, लोगों की इच्छा और प्रशासनिक सुविधा। और आइए अब नजर डालते हैं असम मेघालय सीमा विवाद के इतिहास पर। असम मेघालय सीमा विवाद का इतिहास काफी पुराना है। इसकी जड़ें वर्ष 1972 में असम से अलग करके मेघालय के गठन के लिए किए गए समझौते से जुड़ी हुई हैं। इस समझौते के तहत दोनों राज्य सीमाओं के सीमांकन की व्याख्या अपनी तरह से करते आए हैं, जो कि सीमा विवाद का मुख्य कारण रहा है। मेघालय के अलावा पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों के बीच भी कुछ न कुछ सीमा विवाद मौजूद है। इनमें से अधिकांश राज्यों को असम से काटकर बनाया गया है, जैसे कि नागालैंड को वर्ष 1963 में और अरुणाचल प्रदेश को वर्ष 1987 में तथा मिजोरम को भी वर्ष 1987 में बनाया गया। अंग्रेजों ने त्रिपुरा और मणिपुर रियासत को असम प्रांत में नहीं मिलाया था, इसलिए इन दोनों राज्यों का असम के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है। और आइए बात करते हैं मनरेगा की। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा की मजदूरी दरों में संशोधन किया गया। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मनरेगा के लिए मजदूरी दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। ये दरें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत तय की जाती है। मनरेगा के लिए मजदूरी दरों को कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बदलाव के अनुसार संशोधित किया गया है। CPI-AL ग्रामीण मुद्रास्फीति में वृद्धि को दर्शाता है। मनरेगा मजदूरी में हालिया वृद्धि पर एक नजर डालें तो कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मनरेगा मजदूरी को 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4 रुपए से 21 रुपए प्रति घंटे तक बढ़ा दिया गया है। 3 राज्यों में मनरेगा मजदूरी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन राज्यों में शामिल हैं मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये अधिनियम एक वित्तीय वर्ष में 100 कार्य दिवसों के लिए रोजगार की गारंटी देता है। इसके तहत अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को रोजगार दिया जाता है। साथ ही सूखा या फिर प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य दिवसों को बढ़ाकर 150 दिन किया जा सकता है। मनरेगा का महत्व ये है कि इसके तहत टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण किया जाता है, जिससे कि जल सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा मृदा संरक्षण और जमीन से बेहतर उपज पर विशेष जोर दिया जाता है। इस तरह से ये योजना गरीबों को आजीविका की सुरक्षा प्रदान करती है। मनरेगा मजदूरी से घरेलू आय में वृद्धि होती है, जिससे परिवारों के जीवन स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये ग्रामीण भारत में समावेशी विकास के लिए एक प्रभावशाली साधन है। ये ग्रामीण भारत में सामाजिक सुरक्षा, आजीविका की सुरक्षा और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करता है।
खेलो इंडिया स्कीम के तहत ग्रामीण और स्वदेशी आदिवासी खेलों को बढ़ावा। खेलो इंडिया योजना में ग्रामीण और स्वदेशी आदिवासी खेलों को बढ़ावा देने वाले घटक को शामिल किया गया है। ये घटक विशेष रूप से देश में ग्रामीण और स्वदेशी आदिवासी खेलों के विकास और प्रचार के लिए समर्पित है। खेलो इंडिया योजना का उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और खेलों में बेहतर प्रदर्शन हासिल करना है। इससे देश की आबादी को खेल से संबंधित अन्य लाभों के माध्यम से पावर ऑफ स्पोर्ट्स के सकारात्मक उपयोग में मदद मिलेगी। ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत केंद्रीय क्षेत्र की एक फ्लैगशिप योजना है। इसके तहत कुछ प्रमुख स्वदेशी या पारंपरिक खेलों की पहचान की गई है, जिनमें मध्य प्रदेश का मलखंभ शामिल है। मलखंभ योग, जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। मलखंभ के कई प्रकार हैं। इनमें शामिल है लंबवत लकड़ी के पोल पर मलखंभ, रस्सी पर मलखंभ, हैंगिंग मलखंभ, निराधार मलखंभ, बेंत पर मलखंभ, तैरते प्लेटफॉर्म पर मलखंभ और हथियारों के साथ मलखंभ। दूसरा खेल है केरल का कलारी पयट्टू। ये मार्शल आर्ट का एक रूप है। इसमें अलग अलग तकनीकें शामिल हैं। इसमें मेई पयट्टू यानी कि शरीर का व्यायाम, वादी पयट्टू यानी कि लाठी से लड़ना और वाल पयट्टू यानी तलवार से लड़ना शामिल है। वहीं पंजाब का गतका भी इसमें शामिल किया गया है। ये एक तरह का पारंपरिक मार्शल आर्ट है जो ऐतिहासिक रूप से सिख गुरुओं से जुड़ा हुआ है। इसमें 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच लकड़ी की बेंत से लड़ाई का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें तलवारों के रूप में लकड़ी की बेंत, जिसे सोटी कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मणिपुर के थांगटा को भी शामिल किया गया है। इस पारंपरिक मार्शल आर्ट को ह्यूएन लालोंग भी कहा जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है खुद को बचाने का तरीका। इसके अलावा योगासन को भी शामिल किया गया है। योग की भाषा में ये बैठने की एक मुद्रा है। इसका उपयोग आमतौर पर ध्यान लगाने के लिए किया जाता है। इसमें पालथी मारकर बैठा जाता है। योगासन के कुछ उदाहरण हैं पद्मासन, इसमें कमल मुद्रा होती है। इसके अलावा सिद्धासन और वज्रासन, और तमिलनाडु के सिलंबम को इसमें शामिल किया गया है। ये शस्त्र आधारित भारतीय मार्शल आर्ट है। इसका अभ्यास पारंपरिक रूप से श्रीलंका और मलेशिया के तमिल समुदाय द्वारा भी किया जाता है। अगली खबर जैव विविधता से जुड़ी हुई है। ऑलिव रिडले कछुए मास नेस्टिंग के लिए ओडिशा तट पर पहुंचने लगे हैं। वर्ष 2022 का अरिबिडू गहिरमाथा तट पर दर्ज की गई अब तक की सबसे देरी से घटित होने वाली मास नेस्टिंग परिघटना है। अरिबिडे का मतलब है समुद्री कछुओं की मास नेस्टिंग, यानी बड़े स्तर पर अंडे देना। ओडिशा का गहिरमाथा तट ओलिव रिडले कछुओं का दुनिया में सबसे बड़ा ब्रीडिंग स्थल है। इसके बाद ऋषिकुल्या का स्थान आता है। ओलिव रिडले कछुए सामान्य तौर पर रात के समय बालू वाले समुद्र तट पर गड्ढा खोदकर उसमें 40 से 50 अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद कछुए उसे दोबारा बालू से ढक देते हैं और इसके बाद सूर्योदय से पहले कछुए समुद्र में लौट जाते हैं। इन अंडों से 40 से 60 दिनों के बाद बच्चे निकलते हैं। इन कछुओं का नाम ओलिव रिडले इनके हरे जैतून रंग वाले कवच की वजह से पड़ा है। इनके कवच का आकार दिल के जैसा होता है। ये मुख्य रूप से प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागरों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनको कई तरह के खतरे हैं। ये मछली पकड़ने वाले बड़े बड़े जालों में दुर्घटनावश फंस जाते हैं, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा मांस, कवच और चमड़े के लिए इनका बड़े पैमाने पर अवैध शिकार किया जाता है। ये समुद्री सतह के बढ़ते तापमान से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। ये कछुए IUCN की लाल सूची में वल्नरेबल यानी सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध हैं। इनके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध हैं। साथ ही ये वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के अपेंडिक्स 1 में भी सूचीबद्ध है। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे कि वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा ऑपरेशन सेव कूर्म आरंभ किया गया है। ओडिशा सरकार ने बड़े बड़े जालों के लिए टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। ऑपरेशन ओलिवा अभ्यास शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य ब्रीडिंग करने वाले ओलिव रिडले कछुओं के लिए समुद्र में सुरक्षित पड़ाव सुनिश्चित करना है। और अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक वैश्विक ऊर्जा और जलवायु संकट से निपटने के लिए एनर्जी ट्रांजिशन बेहद जरूरी है। हाल ही में बर्लिन एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग के दौरान इरेना द्वारा वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2022 जारी किया गया। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2022 में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के आधार पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और कार्रवाइयों को निर्धारित किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि यदि इस सदी के मध्य तक निवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है तो इन प्राथमिकताओं और कार्रवाइयों को वर्ष 2030 तक साकार करना होगा।
इस सदी के मध्य तक जीवाश्म ईंधन आधारित वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र को शून्य कार्बन वाले ऊर्जा क्षेत्र के रूप में रूपांतरित करने का सबसे उपयुक्त उपाय एनर्जी ट्रांजिशन है। इसके तहत मुख्य रूप से ऊर्जा से संबंधित CO2 उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है ताकि जलवायु परिवर्तन को सीमित किया जा सके। इस दिशा में भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि हरित ऊर्जा गलियारा के तहत अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली आरंभ की गई है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी PM कुसुम योजना आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डीजल से चलने वाले पंपों की बजाय सौर ऊर्जा वाले पंपों को बढ़ावा देना है। अपतटीय पवन ऊर्जा की क्षमता उपयोग करने के लिए वर्ष 2015 में अपतटीय पवन ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी। इसके अलावा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी गई। ये एजेंसी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित परियोजना को वित्त पोषण प्रदान करती है। फेम इंडिया योजना शुरू की गई है। फेम इंडिया का मतलब है भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण, साथ ही राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, किफायती LED के लिए उजाला योजना आदि पहलों को भी आरंभ किया गया है। एपीडा ने जैविक उत्पादों पर यूरोपीय संघ के संशोधित विनियमों को लेकर भारतीय निर्यातकों के लिए एक वेबिनार आयोजित किया। यूरोपीय संघ भारतीय जैविक खाद्य उत्पादों के लिए दूसरा प्रमुख निर्यात गंतव्य है। EU में भारत से निर्यात किए जाने वाले कुल जैविक खाद्य उत्पादों का लगभग 34% निर्यात किया जाता है। मध्य प्रदेश जैविक उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान है। जैविक उत्पादों में सबसे बड़ा हिस्सा तिलहन का है। इसके बाद रेशेदार फसलों, शुगर क्रॉप्स, अनाज और मोटे अनाज आदि का हिस्सा है। जैविक खाद्य उत्पादों के सर्टिफिकेशन की बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ये जैविक खाद्य उत्पादकों के लिए सर्टिफिकेशन की एक प्रक्रिया है। इसमें आमतौर पर खाद्य पदार्थों को उगाने से लेकर भंडारण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और शिपिंग के लिए उत्पादन संबंधी मानकों को निर्धारित किया जाता है। भारत में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से संबंधित 2 योजनाएं हैं। पहली है निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। इसे वर्ष 2020 में आरंभ किया गया था। ये एक तरह का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है। इसके तहत मान्यता प्राप्त जैविक सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेत या कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण को प्रमाणित किया जाता है। एपीडा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत है। एपीडा सर्टिफिकेशन संचालन करता है। एपीडा का पूरा नाम एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसके अलावा पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम फॉर इंडिया के तहत उत्पादकों द्वारा एक दूसरे की उत्पादन पद्धतियों का आकलन, निरीक्षण और सत्यापन किया जाता है। इसका संचालन कृषि मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के माध्यम से किया जाता है। भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं हैं, जैसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास आदि। और आइए अब बात करते हैं परीक्षा से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण लेकिन संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए 5,21,000 घरों का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं से युक्त 2.95 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण करके पात्र ग्रामीण परिवारों को आवास सहायता प्रदान करना है। इन लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 का उपयोग करके किया जाता है, जिसे ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित किया जाता है। इस लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60 से 40 के अनुपात में, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90 से 10 के अनुपात में साझा किया जाता है। मुल्ला पेरियार बांध। तमिलनाडु और केरल ने मुल्ला पेरियार डैम सुपरवाइजरी कमेटी के गठन, शक्ति और कार्यों के विस्तार के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए और समय मांगा है। केरल में स्थित 126 वर्ष पुराने इस बांध का स्वामित्व तमिलनाडु के पास है। इसका संचालन और रखरखाव भी तमिलनाडु द्वारा किया जाता है। तमिलनाडु अपने कम से कम 5 जिलों की पेयजल और सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति इसी बांध से करता है। ये पेरियार नदी के ऊपरी भाग में स्थित है। ये नदी तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की शिवगिरी की पहाड़ियों से निकलने के बाद केरल से होकर के बहती है। इस बांध का जलाशय पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है। कैच द रेन अभियान। भारत के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में कैच द रेन अभियान 2022 नामक जल शक्ति अभियान का शुभारंभ किया है। कैच द रेन अभियान का उद्देश्य राज्यों और हितधारकों को
रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए प्रेरित करना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण इस तरह से किया जाना है कि वे मानसून से पहले की जलवायु परिस्थितियों और उपमृदा स्तर के लिए उपयुक्त हों। इसके लिए जो गतिविधियां चलाई जा रही हैं वे हैं जल संचयन गड्ढे, छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स आदि के निर्माण के लिए अभियान संचालित करना। इसके अलावा जलाशयों या तालाबों के पास अतिक्रमण को हटाना और जल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए उनमें से गाद निकालना, साथ ही जल ग्रहण क्षेत्रों में पानी लाने वाली नहरों में मौजूद अवरोधों को दूर करना। लक्ष्य जीरो डंप साइट। लक्ष्य जीरो डंप साइट के तहत भारत सरकार ने तेलंगाना के 178.6 करोड़ रुपए के लीगेसी वेस्ट रेमिडिएशन यानी कि पुराने हो चुके कचरे या अपशिष्ट का उपचार करने का प्रस्ताव करने को मंजूरी दी है। लक्ष्य जीरो डंप साइट स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत एक लक्ष्य है। इसके तहत लगभग 16 करोड़ मीट्रिक टन पुराने कचरे के उपचार का लक्ष्य रखा गया है। ये कचरे देश भर में लगभग 15,000 एकड़ भूमि में फैले हुए हैं। ये संसाधन पुनः प्राप्ति के दृष्टिकोण और चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा। प्रेसिडेंट कलर। ये शांति और युद्ध काल दोनों के दौरान की गई राष्ट्र की असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय नौसेना पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी जिसे 27 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाल ही में INS वल्सुरा को इससे सम्मानित किया गया है। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 316 ये भारतीय नौसेना का दूसरा P-8I एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन है। इसे गोवा के दबोलिम में मौजूद INS हंसा में शामिल किया गया है। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 316 को कोंडोर्स नाम दिया गया है। ये विशाल पंख वाले और उड़ने वाले सबसे बड़े स्थलीय पक्षियों में से एक है। ये बोइंग P-8I का संचालन करेगा। ये एक बहुभूमिका और लंबी दूरी वाला समुद्री टोही एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है। यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। हाल ही में केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कोझिकोड को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया है। यूनेस्को का सिटी ऑफ लिटरेचर प्रोग्राम यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का हिस्सा है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का गठन वर्ष 2004 में किया गया था। इसे उन शहरों के साथ और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया था जिन्होंने रचनात्मकता को सतत शहरी विकास के लिए एक स्ट्रेटेजिक फैक्टर के रूप में पहचाना है। इसमें 7 रचनात्मक क्षेत्र शामिल हैं: शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, संगीत और मीडिया कला। इस सूची में 6 भारतीय शहर शामिल हैं। हैदराबाद को खगोल विज्ञान के लिए, मुंबई को फिल्म के लिए, वाराणसी को संगीत के लिए, चेन्नई को संगीत के लिए और जयपुर को शिल्प तथा लोक कला के लिए तथा श्रीनगर को हाल ही में शिल्प और लोक कला के लिए इसमें शामिल किया गया है। शाही लीची। बिहार के शाही लीची को वर्ष 2018 में GI टैग प्राप्त हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय जिलों और आसपास के क्षेत्रों में शाही लीची के उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु है। लीची के बीज का ऊपरी सफेद, स्वच्छ, सुगंधित आवरण या खाने योग्य भाग भारत में एक टेबल फ्रूट के रूप में लोकप्रिय है। चीन और जापान में इसे सूखे या डिब्बाबंद रूप में पसंद किया जाता है। चीन के बाद भारत विश्व में लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट और खबरें पसंद आ रही हैं, तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।